न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे अगले 1 घंटे, जिसमें खबरें होंगी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने के उपायों पर 2 दिवसीय मंथन आज नई दिल्ली में शुरू होने वाला है, जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे कुछ देर में करने वाले हैं उद्घाटन। उससे जुड़ी अपडेट आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ आज लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन है और डूबते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर और कल उगते सूरज को अर्घ चढ़ाया जाएगा और इसके साथ समापन होगा छठ का। इसके अलावा खबरें होंगी खेल कारोबार से जुड़ी हुई भी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की अहम सुर्खियों के साथ। दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के सुरक्षा ढांचे की मजबूती के लिए एजेंसियों के बीच बढ़ेगा समन्वय। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पहुंचे कर्नाटक। बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से करेंगे मुलाकात। अंतिम सफर पर निकली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। पटना में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। देश भर में बिखरी छठ की रौनक। पूजा के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना के घाटों पर सभी जरूरी इंतजाम। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस ने स्वीकार की हार। ट्रंप को दी जीत की बधाई। कहा, लोकतंत्र और समान न्याय के लिए नहीं छोड़ूंगी लड़ाई। न्यूज़ 10 में आप खबरें विस्तार से। एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 की आज से दिल्ली में अब से कुछ देर बाद हो रही है शुरुआत, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ये सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाएगा। दरअसल आपको बता दें, ये वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बलों, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है। 2 दिन का ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर रहने वाला है। और अब खबर वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई, जहां वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदंबिका पाल आज कर्नाटक दौरे पर हैं। वो अब से कुछ देर पहले हुबली पहुंच चुके हैं। जगदंबिका पाल बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से मुलाकात करेंगे। दरअसल ये दौरा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अपील के बाद हो रहा है, जिन्होंने किसानों की शिकायतें सुनने के बाद ये बात कही थी। वहीं जगदंबिका पाल के इस दौरे से पहले घमासान भी मच गया है। विपक्ष के कई सांसद उनके अकेले जाने से नाराज हैं। कई सांसदों ने ये शिकायत की है कि उन्हें बिना बताए एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी शिकायत सौंप दी है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में पटल पर रखी जानी है, जिसे लेकर जेपीसी की लगातार बैठकें हो रही हैं। हुबली पहुंचने पर जगदंबिका पाल ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि जमीन का एक टुकड़ा जो उनका है, वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर रहा है कि वह उनका है। मैंने पूछा है कि क्या उनके पास जमीन का मालिकाना हक है। वे कह रहे हैं कि वे 50 से 70 साल से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। You have seen, the farmers of the North Karnataka, they are even at the airport, and they have handed over one memorandum, the piece of the
land which was belonging to the us. Now, Waqf board is claiming that it is ours. So just I have inquired whether you have your deed, whether you have your ownership of that piece of land. They are saying, we are there from last more than 50 years, 70 years, but even then Waqf board is claiming. So they have given some papers. So I will look into it. चलिए आगे बढ़ते हुए आखिर जान लेते हैं कि बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या जिक्र था। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 15 से 20 दिनों में कर्नाटक के कई जिलों में किसानों की हजारों एकड़ जमीन को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पर बदल दिया है। सरकार ने इस प्रक्रिया में हर प्रकार का समर्थन भी दिया है। कर्नाटका के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हजारों एकड़ जमीन जो आम किसान की है, इसको बिना नोटिस देके, बिना सुनवाई करके वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे बदल दिया। और मैं उनसे निवेदन किया था कि वो कर्नाटका आए, हुबली, बीजापुर और अलग अलग जिले का प्रवास करे और किसानों के साथ बातचीत करें और इस मामला को ज़मीनी स्तर से क्या है इश्यू, इसको ठीक से समझकर जेपीसी के सामने प्रस्तुत करने में सहयोग होगा। आप आइए, मैंने उनको चिट्ठी लिखा था, उनसे निवेदन किया था। अब खबरें जनादेश से जुड़ी हुई, जहां जानते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम कैसे आगे बढ़ रहा है। बात करें अगर झारखंड के रण की, तो यहां जीतने के लिए सत्ताधारी और विपक्षी दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां आने के बाद चुनावी माहौल और गर्मा गया है। छठ पर्व के बाद विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में यहां वोट मांगने पहुंचेंगे। आपको बता दें, ये पहला चरण है जिसमें 43 सीटों के लिए प्रचार का आखिरी दौर होगा और ये चरण जो है 13 नवंबर को इस पर मतदान होना है। दूसरा चरण जो है उसका 20 नवंबर को मतदान होना है और ये सभाएं 8 से 11 नवंबर के बीच होंगी। पीएम की सभा से पहले 9 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में जनसभाएं करेंगे। जमशेदपुर में अमित शाह रोड शो भी करेंगे। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो यहां से राहुल गांधी भी प्रचार की बागडोर संभालेंगे। वह 8 नवंबर को सिमडेगा, लोहरदगा के अलावा जमशेदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित रघुवर दास को हरा चुके हैं। सरयू राय अपने प्रतिद्वंदी बन्ना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी ने पिछले 5 सालों में सिर्फ अपना विकास किया, क्षेत्र का नहीं। कहने के लिए यहाँ एमजीएम अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, मगर जितनी बुरी हालत में ये अस्पताल है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने अस्पताल की दुर्दशा कर दी है। वहीं राय के सामने सीट बचाने की चुनौती कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता पर है, जो पूर्व में एक बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सरयू राय को हरा चुके हैं और 2 बार उनके सामने हार का भी मुंह देखना पड़ा है। इस बार बन्ना को इस विधानसभा के समीकरण के अलावा अपने काम का सहारा है। 434 करोड़ रुपया से साक्षी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो
बन रहा है। हम जो है लगातार विकास के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर लोक कल्याण के लिए रोड, नाली, सड़कें बढ़ रही है। इस इस्पात नगरी में तमाम सुविधाएं होने के बावजूद कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे यहाँ की जनता महरूम है। हमारे यहाँ पानी का बहुत ही सुविधा कम है। पानी का ज्यादा समस्या है, थोड़ा बहुत बिजली का है। कंपनी क्षेत्र को यदि आप छोड़ दें तो बाद बाकी सारे जगहों पर पानी की भीषण समस्या है। झारखंड में चुनावी प्रचार के दौरान विभिन्न दल यहाँ की कला, संस्कृति, गीत, नृत्य आदि विधाओं का सहारा लेकर जनता से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, जो भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौशरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। अभी ये शहर चुनावी रंग में रंगा है, जिसका गवाह राज्य की वीआईपी सीटों में से एक जमशेदपुर वेस्ट पर भी नजर आ रहा है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। यहाँ एक ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर राजनीति के चतुर खिलाड़ी और जदयू के प्रत्याशी सरयू राय चुनावी मैदान में है। हालांकि लड़ाई सीधी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बागी प्रत्याशी दोनों के मतों में सेंध लगा सकते हैं। कैमरामैन शिव सोन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर वेस्ट। अब बात करते हैं अन्य हॉट सीट की भी। गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक धनवार सीट पर पूरे राज्य और देश की निगाह है। झारखंड के चुनावी समर में यह सीट 2 वजहों में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनती हुई दिख रही है, क्योंकि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही यहां इंडी गठबंधन के 2 घटक दलों झामुमो और भाकपा माले के बीच दोस्ताना मुकाबला भी हो रहा है। इतना ही नहीं, यहां निर्दलीय निरंजन रॉय के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला अब चतुष्कोणीय हो गया है। झारखंड में चुनावी महासंग्राम में दिग्गजों के बीच घमासान मचा है। राज्य में वैसे तो कई हॉट सीटें हैं, लेकिन धनवार का दंगल इसमें खास है। छठ घाटों के लिए मशहूर धनवार में चुनावी विसात बीत चुकी है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2019 में यहां से विधायक बने बाबूलाल मरांडी इस बार दोबारा भाग्य आजमा रहे हैं। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा गठबंधन सरकार से त्रस्त है और फिर से भाजपा की सरकार चाहती है। सीओ कोई सुनने वाला नहीं है, डीओ सुनने वाला नहीं है, डीसी सुनने वाला नहीं है, तो आज पूरा झारखंड ये जो लूट है वो किसी से छुपा होगा। अब समय आ गया है इनको विदा करने। धनवार में इंडी गठबंधन तार-तार है और दोस्ताना संघर्ष के नाम पर 2 घटक दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। झामुमो की ओर से निजामुद्दीन अंसारी और भाकपा माले की ओर से राजकुमार यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ऐसा काम किया है कि हम लोग सारे सीटों पर झारखंड में जीते। 5 साल के अंदर में जो मैंने किया और 4 अप्रैल 2016 को 1 साल के अंदर में मैंने बिजली व्यवस्था में सुधार किया और 18 घंटा बिजली। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले निरंजन राय यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके ही हम आए हैं, उनका आदेश लेके ही हम आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों को क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का इंतजार है। आज देखिए राजधनौर में जो डैम है वो टूट चुका है और वो 2 साल लगभग हो गया है। किसी भी सरकार का, किसी भी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि धनवार में मौजूद 3 प्रमुख चुनावी महारथी बाबूलाल मरांडी, निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव पहले के चुनावों में भी आमने सामने रहे हैं और सबने एक दूसरे के हाथों जीत और हार का स्वाद चखा है। दोस्ताना मुकाबला होने से जहां झामुमो और भाकपा माले का वोट बैंक बिखर सकता है, वहीं निर्दलीय निरंजन राय की मौजूदगी बाबूलाल मरांडी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में सभी दल अपने अपने चुनावी वायदों और संकल्पों के साथ स्थानीय समीकरण को साधने में लगे हैं। डीडी न्यूज के लिए धनवार से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार।
और झारखंड के साथ साथ आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम की भी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में अब महज 2 हफ्ते का वक्त बचा है। राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। वहीं चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां द्वारा वादों और गारंटियों की बरसात की जा रही है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन महायुति और साथ ही विपक्ष महाविकास अघाड़ी ने वोटरों के लिए अपनी अपनी गारंटी जारी कर दी है। एनसीपी और उद्धव सेना जैसी पार्टियों ने अलग से अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। वायदों गारंटियों की इस बौछार में महायुति की गारंटी महाविकास अघाड़ी से कितनी अलग है और जनता के लिए इसमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले बात करते हैं महायुति की 10 गारंटी की। आइए, जहां महायुति की 10 गारंटी की बात करें, वहां लाडली बहन योजना की धनराशि बढ़ाकर 2100 रुपए से और 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में तैनाती की वायदा किया गया। वहीं किसानों की ऋण माफी और किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 15,000 रुपए का भी वायदा किया गया है महायुति की इस 10 गारंटियों में। इसके अलावा एमएसपी पर 20% सब्सिडी का वादा कर रही है महायुति का गठबंधन इस बारी। साथ ही आपको बता दें कि जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन और आश्रय की पहुंच होगी सुनिश्चित। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2100 रुपए देने की गारंटी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का भी वायदा इन 10 गारंटियों में रखा गया है। तो महायुति और महाविकास अघाड़ियों ने अपनी अपनी गारंटी जो है वो दे दी है अपने घोषणा पत्र के जरिए, जिसमें इन गारंटियों के जरिए वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 25 लाख रोजगार देने का भी वायदा किया गया है। वहीं आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को 15,000 रुपए वेतन और बीमा सुरक्षा का वादा। ग्रामीण इलाकों में 45,000 कनेक्टिंग सड़कों को जोड़ने का वादा महायुति की तरफ से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये 10 गारंटियां इस बात का वायदा कर रही हैं कि आने वाले 5 सालों में अगर जनता महायुति को चुनती है तो इन सभी वायदों के साथ सरकार आगे चलेगी। तो ये संकल्प पत्र में ये महत्वपूर्ण 10 गारंटियां महायुति की तरफ से दी गई, जहां एमएसपी पर 20% सब्सिडी का वादा किया गया है। किसान, महिलाओं को और युवाओं को इस गारंटियों में सबसे ज़्यादा फोकस में रखा गया है। उनके लिए ज़रूरी जो गारंटियां हैं वो रखी गई हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी किन गारंटियों के साथ लेकर आगे चल रही है। महाविकास अघाड़ी गारंटी देती है, 5 गारंटियां उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाली हैं। महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, जहां महायुति 2100 रुपए की गारंटी कह रही है, महाविकास कह रही है 3,000 के। पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा महाविकास अघाड़ी कह रही है। सभी किसानों को 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का वायदा भी महाविकास अघाड़ी ने अपनी गारंटियों में किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान महाविकास अघाड़ी ने अपने वायदों में किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक सहायता का वायदा भी महाविकास अघाड़ी अपनी गारंटियों में कर रही है। इसके साथ साथ 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा देने का वायदा भी महाविकास अघाड़ी ने अपनी गारंटियों में शामिल किया है। अगर बात करें सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की, तो उन्हें भी मुफ्त देने का वादा महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की गारंटी महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल की है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है। पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तो उतार दिए, लेकिन आगे की राह आसान नहीं दिख रही है। देखिए उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस लंबे समय से टक्कर में नहीं है। ऐसी ही एक सीट है उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव की अमलनेर विधानसभा क्षेत्र। 40 साल बाद जाकर अब कांग्रेस ने यहां अपनी ऊर्जा झोंकी है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शिंदे की बात सुनकर ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार उनकी नैया पार लगा देंगे। 10 साल वंचित रहे हैं और तीनों ने मिलकर ऐसा ठान लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, या इस पार या उस पार, ये सीट हम चुन के लाएंगे। और जो मेरा उनके साथ मैंने जो ये क्षेत्र में मैं 32 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ,
वैद्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुझे इस बार खातिरी है, मुझे इस बार आत्मविश्वास है कि ये सीट हम चुन के लाएंगे, खींच के लाएंगे। दूसरी तरफ जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में अमलनेर एकमात्र ऐसी सीट है जहां से महायुति की ओर से कांग्रेस को चुनौती देने के लिए एनसीपी को आगे किया गया है। अजीत पवार ने यहां से अनिल पाटिल पर भरोसा जताया है, जो राज्य में एनसीपी कोटे से मंत्री भी हैं। पाटिल के मुताबिक सारा मामला नैरेटिव का है और लोकसभा की गलती इस बार नहीं दोहराई जाएगी। अजीत दादा का प्रदर्शन अच्छा नहीं है ये बोल नहीं सकते हम लोग। जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो सेट किया गया, गुमराह करने की जो जनता को पूरे देश के अंदर कोशिश की गई, उसके कारण सब कुछ लोकसभा में आपको पूरे देश के अंदर ये परिणाम आपको देखने को मिला है। अमलनेर शहर को साने गुरुजी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है और इस विधानसभा क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति और शैक्षिक परंपरा आज भी जीवित है। शिवसेना और एनसीपी के राजनीतिक संकट ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन दे दिया है, लेकिन कांग्रेस बेहतर स्थिति में तभी आ पाएगी जब अमलनेर जैसी सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी। ऐसा ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि मराठा आंदोलन की तपिश में अमलनेर की जनता दो मराठी नेताओं के बीच का चुनाव कैसे करती है। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ में विश कुमार सीतर, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। बढ़ते अब अन्य खबरों की ओर। अपना पहला चुनाव लड़ने के दौरान अपने प्रचार अभियान की गति को बनाए रखते हुए कांग्रेस महासचिव और वायनाड उपचुनाव की उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड संसदीय क्षेत्र में 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगी। इनमें से एक वे पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शामिल होने वाली हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी सुबह 11:15 बजे एरनाड विधानसभा क्षेत्र के अकमपदम में और फिर दोपहर में नीलांबूर विधानसभा क्षेत्र के पोथुकुल्लू में अपनी पहली बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद अपराह्न में 3:15 बजे उसी निर्वाचन क्षेत्र के चंदकुन्नू में तीसरी बैठक के लिए पार्टी प्रमुख खड़गे के साथ शामिल होंगी। प्रियंका गांधी रविवार से लगातार वायनाड में चुनाव प्रचार कर रही हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आगे बढ़ते हैं। बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा आज अपने अंतिम सफर पर निकल गई हैं। पटना में आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर पटना में उनके राजेंद्र नगर स्थित घर पर रखा गया था। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री JP नड्डा समेत कई गणमान्य आज उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इससे पहले कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बिहार कोकिला की आवाज़ ने बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने भी अपनी मां के निधन को निजी क्षति के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मां के गीतों को लोग छठ का पर्याय मानते थे और छठ के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है और उनके निधन को संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज बिहार के दौरे पर हैं।
एक दिवसीय दौरे के दौरान वह पटना में छठ पर्व में शामिल होंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र नगर जाएंगे, जहां वे बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब खबरें छठ महापर्व से जुड़ी हुई। जी हां, आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तीसरे दिन पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाती है। इसे छठ पूजा का संध्या अर्घ्य कहा जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसके बाद अंतिम दिन यानी आज नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ मंगलवार को हुई थी। छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। वहीं दूसरे दिन बुधवार को खरना मनाया गया। इसमें रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। इसे छठ का महाप्रसाद कहा जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रती ही तैयार करती हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अंतिम दिन यानी 8 नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व का हर दिन खास नक्षत्रों के योग में मनाए जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो सादगी, पवित्रता और सूर्य देव की पूजा के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर दमघोटू होती जा रही दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता जो है अभी भी बेहद खराब श्रेणी में चल रही है। अगर आज के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो AQI 400 के भी पार दर्ज कर दिया गया है। आपके स्क्रीन के सामने AQI मीटर है जो ये दर्शा रहा है कि दिल्ली के कई स्थानों पर आज जो है AQI 400 के करीब रहा है। और ये AQI मीटर लगातार आपको दिखा रहा है कि ये ब्राउन बार पर जा रहा है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। मुंडका में 419 दर्ज किया गया है। आज सुबह 6 बजे CPCB के ये आंकड़े हैं। पड़पड़गंज में 390। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई इलाकों में धुंध की चादर देखी गई है सुबह सुबह। पंजाबी बाग में 388। वहीं वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि 0 से 50 का जो रेंज है वो आती है नॉर्मल रेंज, लेकिन ये जो रेंज आ रही है वो 400 के करीब जा रही है और ये जो बार है सबसे आखिरी में पहुंच रहा है, यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। ग्रैप 2 जो है वो लागू कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में कुछ पाबंदियों के साथ, लेकिन जैसे जैसे ये 400 के पार जाएगा ग्रैप 3 लागू करने की भी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। पूसा में 349 दर्ज किया गया है। वहीं अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 330 और ऐसे ही कई इलाकों में 300 के पार दर्ज किया गया है AQI। तो करीब करीब एवरेज देखा जाए तो 400 दर्ज किया जा रहा है दिल्ली एनसीआर का इस समय का वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो दिल्ली इस समय दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ तो हवा प्रदूषित है, वहीं पानी भी प्रदूषित है। दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी की स्थिति भी खराब बनी हुई है। यमुना नदी में झाग का सैलाब लगातार बना हुआ है और आपको बता दें कि छठ पर्व चल रहा है। ऐसे मौके पर दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है और यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा जहरीली सफेद झाग की परतों से ढका हुआ अभी भी है। कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से तमाम प्रयास किए गए,
लेकिन धरातल पे आज भी सफेद चादर देखी जा रही है। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यमुना का पानी जहरीला बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना में 2 तरह के प्रदूषक हैं, रसायन और सीवेज। रसायन फैक्ट्री और कारखानों से आते हैं, जबकि सीवेज घरों से आता है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए पर्यावरणविद और खाद्य मामलों के जानकार निशा अग्रवाल ने प्रदूषित यमुना की वो वजहें बताई जिसके कारण आज यमुना नदी बदतर स्थिति का सामना कर रही है। राजधानी दिल्ली की प्रदूषित यमुना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। आज यमुना में आचमन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं यमुना पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो पाती है? हमारे साथ निशा अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो न सिर्फ पर्यावरणविद हैं बल्कि खाद्य मामलों की जानकार भी हैं। क्या आपको लगता है कि यमुना जो है पहले से पॉल्यूटेड है? यमुना में जो पानी आ रहा है वो पीछे से पॉल्यूटेड आ रहा है या कोई और खास वजह? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तो यही पता लगता है कि यमुना का पानी पीछे से इतना पॉल्यूटेड नहीं है जितना वो दिल्ली में आकर हो गया। दिल्ली में आने के बाद यमुना पाला, वाजीराबाद, ISBT ब्रिज, ITO ब्रिज, निज़ामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैरेज जैसी जगहों से निकलती है, जिसमें पाला में जब वह आती है तो उसका पोल्यूशन का लेवल स्तर उतना नहीं है। जैसे कि pH की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रल रेंज में आता है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो पहले 9.6 mg पर लीटर था वह धीरे धीरे ख़त्म ही होता चला जाता है। इसका मतलब रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि उसमें कोई ऑक्सीजन बची ही नहीं, कोई भी जीव जंतु उसमें अब सांस नहीं ले पाएगा। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें पहले का कुछ डेटा है जिसमें दिल्ली की यमुना की स्थिति को दिखाया गया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के बारे में जिक्र किया गया है कि पूरे देश में कितनी रिवर्स पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूशन का स्तर बताने के लिए उनको 5 कैटेगरीज में प्रायोरिटाइज किया गया है। दिल्ली की जो एक नदी है जिसका पॉल्यूशन स्तर पहले भी वो क्वालिटी नंबर 1 पर ही थी, 2018 में भी और 22 में भी वो नंबर 1 पर ही देखी गई है। अगर हम इसके दूसरे पहलू को समझें तो पॉल्यूटेड यमुना का पर्यावरण पर, मानव जीवन पर या जो जलीय जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता वो देख रही हैं? इस पॉल्यूटेड रिवर का कई जगह असर पड़ता है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट पर ही पड़ता है। जो जनजीवन इसके अंदर है, इस पानी के अंदर है, जो मछलियाँ इसमें पनपती हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। जो इस रिवर के किनारे पर जो लोग रहते हैं, जो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, अपने नहाने के लिए, उनके लिए ये पानी बहुत नुकसानदायक है। स्वच्छ यमुना को करने के लिए किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए? जब यमुना हमारी इतनी गंदी हो चुकी है तो हमें भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसमें गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। जो यमुना है वो पीछे से स्वच्छ आ रही है, लेकिन दिल्ली में आकर इसका पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। कालिंदी कुंज के यमुना घाट से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि वर्तमान समय में कुछ ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य की विजय निश्चित है। चित्रकूट में आयोजित पंडित रामकिंकर जन्म शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख ने ये बात कही है। तो जीवन परिवर्तन होता है तो दुनिया को उदाहरण मिलता है। आज भारत से आशा करने के लिए एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने के प्रयास हो रहे, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी बढ़ता। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में CEO और बिजनेस लीडर से मुलाकात की। अपनी मुलाकात को एक अच्छी शुरुआत बताते हुए जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, सिडनी में CEO और बिजनेस लीडर से मुलाकात के साथ दिन की अच्छी शुरुआत हुई है।
इस मुलाकात में भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कौशल में चल रहे परिवर्तनों पर जोर दिया गया। एक दूसरे के विकास का समर्थन करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग के स्वाभाविक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यवसाय और निवेश संबंध हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख बिंदु हैं। आपको बता दें कि जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं और इस दौरान विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व, सांसदों, प्रवासी भारतीयों, व्यापारिक समुदाय, मीडिया और थिंक टैंक के साथ बातचीत करेंगे। और अब खबर कैबिनेट के अहम फैसले से जुड़ी हुई। कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें अलीगढ़ के छात्र छात्रा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वहीं अभिभावकों का भी कहना है कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा उपहार दिया है। जो पढ़ना चाहते हैं, मेधावी हैं, तो उन छात्रों के लिए पीएम साहब की तरफ से बहुत अच्छी योजना निकाली गई है और बड़ा सराहनीय काम है। विद्या लक्ष्मी योजना का स्वागत करता हूं तथा ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे मेधावी छात्र छात्राओं के लिए ये योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित करा के प्रस्तुत की है। इसका लाभ हमारे समस्त विद्यार्थियों को मिलेगा। जो विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है, मैं उसका स्वागत करती हूँ और जिससे गरीब छात्र छात्राएं, मेधावी निर्धन छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। गरीब छात्र है, जो मेधावी छात्र है, जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए बहुत लाभदायक योजना है और इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जो कि डिजर्विंग थे, मेधावी छात्र छात्रा जो अपनी शिक्षा आगे जारी नहीं रख पा रहे थे पैसे कम होने के कारण, और उनके अभिभावक भी इस चीज़ से बहुत ही चिंतित थे, पर मोदी जी ने अभिभावकों के लिए और मेधावी छात्र छात्राओं दोनों के लिए ही बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लागू किया है। ये स्कीम का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को कि इसका उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़रूरी है आज के छात्र छात्राओं के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और इस योजना से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले मेधावी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। प्रयागराज के छात्र छात्रों और अभिभावकों ने इस योजना को शिक्षा और उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। पहली बात तो इसमें किसी जाति बिरादरी को ध्यान में न रख के सभी छात्रों के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें कोई भी पढ़ने वाला छात्र जो किसी भी वजह से, चाहे वो फीस की कमी के कारण या कोई और घर में समस्याएं के कारण पढ़ाई अपनी रोक रहा है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जो पढ़ना तो चाहते हैं परंतु धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं और मेधावी होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे बच्चों की चिंता प्रधानमंत्री जी ने किया और ऐसा एक विधेयक पारित किया जिसकी वजह से ऐसे बच्चे आगे बढ़ें। के लिए ये चीज़ें जो कि एक अच्छी शैक्षिक संस्थान में पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए जो भी लाया गया है मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब जो है पैसे के अभाव में कोई भी छात्र अनपढ़ नहीं रहेगा। अब उसको पढ़ाई के लिए जितने सोर्स हैं प्रधानमंत्री की योजना द्वारा अब उनको प्राप्त होंगे। ये योजना जो है बहुत ही सराहनीय योजना है। इस योजना से खास तौर से हम लोग जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं इस योजना से खुश होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना पर मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार के इस सराहनीय कदम को लेकर आगरा के छात्र छात्राओं और अभिभावकों में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। पीएम मोदी ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, उसको सुनकर आज मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम विद्या लक्ष्मी धन योजना की जो शुरुआत की है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। योजना जो मोदी जी ने घोषणा की है तो उससे अब हम अपना जो एजुकेशन है उसको हम पूरा कर पाएंगे और इससे मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि इसमें 10 लाख रुपए तक का
बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन बिना गारंटर के मिलेगा। विद्या लक्ष्मी योजना जो घोषित की है उससे हमारे फ्यूचर में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कैबिनेट में शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लागू होने पर छात्र छात्राओं ने सराहना की है। साथ ही जयपुर के विद्यार्थियों ने इस योजना को शिक्षा और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस संबंध में दूरदर्शन संवाददाता राहुल शर्मा ने युवा छात्र छात्राओं से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। इस स्कीम के थ्रू काफ़ी बच्चों को 7.5 लाख तक के मतलब नकद दान मिलेगा, जिसके थ्रू वो अपनी हायर एजुकेशन ऑब्वियसली अचीव कर पाएंगे। एंड सुनने में आया कि बिना गारंटी या कोलेट्रल के है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। देखिए, ये योजना युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है। 7 लाख रुपए बिना ब्याज के देना तो उनको अपने करियर के लिए या फिर जो भी वो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसमें बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, पर वो पढ़ना चाहते हैं, बहुत लगन से पढ़ते हैं, लेकिन उनको सही राह नहीं मिल पा रही है। तो इस कदम से शायद उनकी कठिनाई कम हो। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी उम्मीद से मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस योजना का शुभारंभ करा उन्होंने। इसमें जैसे हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है पढ़ाई करने में या पेरेंट्स से पैसा मांगने में, उन्हें थोड़ा भारी मन होता है, मांग नहीं पाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू करी है। 7 से 7 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिलेगा इस योजना के तहत, और इससे हम विदेश भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग्स में पैसे दे सकते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस योजना को लेके, और जैसा कि भारत देश का गौरव है, प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये योजना ला के हम युवाओं में एक जोश भर दिया है। आइए एक और कैबिनेट के अहम फैसले की बात कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के फैसले से किसान काफी खुश नजर आने हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए कल्याणकारी और दूरदर्शी कदम बताया। किसानों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए केंद्र सरकार को किसानों की हितैषी बताया। पहले FCI जो पैसा लेती थी वो बैंक से लेती थी, उसे FCI को उसका ब्याज देना पड़ता था। अब ये इक्विटी जो इन्होंने बढ़ाया है, इसमें FCI को ब्याज देना नहीं पड़ेगा, बल्कि FCI की भी हालत सुधरेगी और उसमें किसानों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए जो FCI को गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा पेमेंट में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने इतना बड़ी घोषणा करी। किसानों को लाभ होगा इससे। केंद्र सरकार की योजनाएं जितनी भी आ रही हैं किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, उससे किसानों का जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा बेहतर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 10,700 करोड़ रुपए का जो पैकेज FCI के लिए मंजूर किया गया है, वो किसानों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं इससे शुरू हो सकती हैं और इससे किसानों का काफ़ी भला होगा। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गोवा यात्रा से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा के दौरे पर हैं, जहां वे डे एट सी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों की परिचालन क्षमताओं के साथ ही INS विक्रांत से उड़ान संचालन का प्रदर्शन भी किया जाएगा। निर्धारित गतिविधियों में जहाजों का संचालन, युद्धक कार्रवाई, पनडुब्बी अभ्यास, हवाई शक्ति प्रदर्शन, डेक आधारित लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की उड़ान भरना और नौसेना के विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट शामिल है।
राष्ट्रपति बाद में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत के चालक दल के साथ हेलीकॉप्टर से समुद्र की यात्रा पर भी जाएंगे। राष्ट्रपति नाविकों और नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगी और युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी INS हंसा पर राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे और 150 नौसैनिक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। बहुडोमेन नौसैनिक अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम को देखने के लिए यह विमान वाहक पोत पर राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। बढ़ते अब कुछ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मोदी सरकार द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP को लागू करने के 1 दशक पूरे हो चुके हैं। इस योजना के लागू होने के लाखों सैन्यकर्मी और उनके परिवार लाभान्वित हुए। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दशकों से लंबित भारतीय सशस्त्र बलों की मांग 1 रैंक 1 पेंशन को मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया, जिससे करीब 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके परिवारों को लाभ हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए साल 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को साल 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन तय किए गए। सरकार द्वारा समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को खत्म किया गया। भर्ती होने के बाद में मैंने जो है 16 साल नौकरी करी। 16 साल नौकरी करने के बाद में 100 रुपये पेंशन हुई। सेम रैंक सेम पेंशन मोदी के टाइम में ही हुई है। मैं मोदी का बहुत आभारी हूँ। जैसे आदमी पहले पेंशन आता था कम, बाद में उसी रैंक का आता था ज़्यादा, क्योंकि उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाती थी तो उसकी पेंशन ज़्यादा बनती थी। रैंक एक ही रहता था पुराने वाले करने का, इसलिए उसके बराबर कर दी जो आ जा रहा है पेंशन। ये 1 रैंक 1 पेंशन का मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने हमें पूछा है, आज अच्छी पेंशन है। मोदी सरकार ने जो है ये लागू कर दिया तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। कई हजार रुपए का मतलब जो फायदा हुआ और अब पेंशन हमारे 33,700 करीब है। मेरी पेंशन करीब 3,500 रुपये 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ के आई है और मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि फौजियों के बारे में इतना सोचती है। 2014 से 2023 तक यानी इस योजना के शुरू होने के बाद से इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई। यह 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से 1 रैंक 1 पेंशन के लागू करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई समितियों का गठन भी हुआ। वर्ष 1984 में KP सिंह देव समिति ने सिफारिश की। बाद में वर्ष 1991 में शरद पवार समिति ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं की। वर्ष 2003 में रक्षा मंत्री समिति रिपोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन को अंतर मंत्रालयी समिति के विचारार्थ छोड़ दिया। राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को सभी रक्षा बलों में 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि OROP यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन में अभी तक क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों के हित में ये ऐतिहासिक फैसला लिया था। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP को लागू किया, जिसके बाद आपको बता दें कि 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, ये था 1 रैंक 1 पेंशन का उद्देश्य। मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों के हितों में इस योजना पर काम करना शुरू किया और पिछले साल तक इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
साथ ही आपको बताते चलें कि वन रैंक वन पेंशन में पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम, एक सकारात्मक पहल, जहां पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू होने की मांग कर रहे थे और पिछले साल तक इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए जा चुके हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लागू होने के 1 दशक पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था। यह हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही थी और इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। भारत टेलीकॉम में 6G टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाने के लिए तेजी से पेटेंट और इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स के 71वें स्थापना दिवस पर इस बात पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सभी वक्ताओं ने ये बात कही। इस मौके पर साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और टेलीकॉम सचिव ने लिखित सामग्री भी रिलीज की। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15, 16 और 17 नवंबर को 12वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की अष्टलक्ष्मी कहे जाने वाले उत्तर पूर्व के राज्यों के खाने, पोशाक, कला, संगीत आदि को पेश किया जाएगा। साथ ही में दिसंबर में नागालैंड में होने वाले 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल पर भी फोकस किया जाएगा। With this Hornbill Festival, which it's not only a festival only exclusively only for the people of Nagaland, but it is a festival where a lot of people come from across the country as well as the world. This year's we have country partners, 3-4 countries which are partnering the Hornbill Festival. Our state partner is Assam. So together we are going to celebrate the 25th anniversary of the Hornbill Festival from 1st December to 10th of December. नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाएगा, प्रोडक्ट्स आएगा और बहुत बड़ा स्केल का एग्जीबिशन होगा। फूड का बड़ा एग्जीबिशन होगा, कॉन्सर्ट होगा और फैशन शो होगा। बाकी टूरिज्म बिजनेस मीट होगा, जो बायर सेलर्स मीट होगा। और सबसे बड़ा बात है कि कम्युनिटी पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें दिल्ली का भी बहुत बड़ा भाग होगा। भारत अमेरिका संबंधों पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के प्रभाव पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्रमुख देशों जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है और वे ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्वाड व्यवस्था और आगे बढ़े। I think the relationship between the countries is strong and growing, and I think that's a very good thing. I think the Asian Security Quad is a very important vehicle for key countries with interest in the region: Japan, India, Australia, the U.S. And I'd like to see in a second Trump term that Quad arrangement grow. इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।